नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 यानी कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में कॉमर्स क्लासेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, कॉमर्स क्लासेस में अकाउंटेंसी का जो सिलेबस बताया गया था, सिलेबस के बाद कुछ टॉपिक बताई गई थी, इसको पढ़ाया गया था। आज का वीडियो उसी को आगे लेकर चलते हैं, जिसमें बताया जाएगा भाग दूसरे के बारे में। यानी कि पिछले क्लास में जो आपने देखा था उसमें बताया गया था साझेदारी एक परिचय, मतलब पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, जिसमें अर्थ, परिभाषा, विशेषता, साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख में लिखित महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उसी को आगे लेकर चलते हुए, जिसमें हम बात करेंगे साझेदारी संलेख के न होने पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। चलिए बात करते हैं टॉपिक का कि साझेदारी संलेख के न होने पर। ध्यान दीजिएगा कि साझेदारी संलेख के न होने पर, साझेदारी संलेख के अभाव में लिख सकते हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी व्यवसाय में लागू होने वाले नियम, साझेदारी व्यवसाय में लागू होने वाले नियम, लागू होने वाले नियम। देखिएगा ध्यान से कि साझेदारी संलेख अगर नहीं होगा तो आप देखिए एक चीज़ और आपको याद हो गया कि मैंने बताया था साझेदारी संलेख में कि साझेदारी संलेख रखना अनिवार्य है या फिर आवश्यक है या फिर ऐच्छिक है। तो कोई भी पूछे कि अगर साझेदारी संलेख रखना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है कि आवश्यक है, तो सीधा सीधा जवाब आपका होगा कि इसे रखना ऐच्छिक है। मतलब साझेदारों के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि साझेदारी संलेख रखा जाए या फिर न रखा जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर साझेदारी संलेख नहीं होगा साझेदारी व्यवसाय में तो उसमें क्या लागू होते हैं? उसमें लागू होते हैं नियम। ध्यान रखिएगा, उसमें लागू क्या होता है? नियम लागू होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि साझेदारी संलेख लिखित भी होता है, मौखिक भी हो सकता है और रखना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले बात करें साझेदारी संलेख में, तो सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि बराबर बांटा जाएगा। साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। ये पहली कंडीशन आपकी होगी, बांटा जाएगा। यानी कि पहली कंडीशन आपको देखना, नियम क्या होगा? अगर साझेदारी संलेख साझेदारी व्यवसाय में नहीं है तो साझेदारों के मध्य जो भी लाभ हानि होगी, यानी कि साझेदारी व्यवसाय में जो भी लाभ हानि होगी, उस लाभ हानि को सभी साझेदारों के मध्य बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। इस बात में ध्यान रखना कि पूंजी चाहे कोई कितना भी लगाया हो, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ हानि को बराबर ही बांटा जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका पहला। दूसरे के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बराबर बांटा जाएगा। ये कंडीशन होगी पहली। साझेदारों के, ध्यान रखिएगा, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आप लोग नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग साझेदारी संलेख पढ़े तो उसमें बताया था पूंजी पर ब्याज। अगर साझेदारी संलेख रखा जाता है, साझेदारी संलेख रखने पर उसमें लिखा जाएगा कि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तब दिया जाएगा। लेकिन अगर साझेदारी संलेख के अभाव की बात हो, तो साझेदार द्वारा जितनी पूंजी लगाया जाए उस पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? उस पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी कि
साझेदार जो आहरण के बारे में बात करें तो आहरण का सीधा सीधा अर्थ होता है व्यवसायी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए, व्यवसायी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से, देखिए ध्यान से, व्यवसायी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई संपत्ति या फिर कह सकते हैं वस्तुएं या फिर पैसा, सारी चीजें क्या कहलाती हैं? आहरण कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई साझेदार फर्म से किसी प्रकार से पैसा निकालता है, मतलब आहरण के रूप में कोई पैसा निकालता है, उस आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसके द्वारा? साझेदारी व्यवसाय के द्वारा, यानी साझेदारी द्वारा। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय के द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौथे पॉइंट की बात करें, यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को किसी भी प्रकार का ऋण देता है तो वह साझेदार उस ऋण पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार रखता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई साझेदार अपने पूंजी के अतिरिक्त, यदि कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त फर्म को किसी भी प्रकार का ऋण देता है तो उस ऋण पर वह साझेदार फर्म से ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार रखता है। ध्यान रखिएगा कि 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकार रखता है। क्लियर है? ये तो था चौथा पॉइंट। अब हम बात करते हैं पांचवें की। चलिए पांचवा पॉइंट देखिएगा, अगर नीचे दिखेगी तो मैं ऊपर मिटा के बता दूंगा, देख लेते हैं एक बार लिख के। चलिए पांचवा पॉइंट की बात करें, सभी साझेदारों को फर्म की पुस्तकें देखने, जांचने और नकल लेने का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा, सभी साझेदारों को फर्म की पुस्तकें देखने, यानी कि जो भी साझेदार, जितने भी साझेदार, आपको पता है कम से कम 2 होते हैं, अधिक से अधिक 50 होते हैं साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या के बारे में। तो अब इसमें कम से कम 2 यानी कि 10 भी साझेदार होंगे तो सभी साझेदारों को अधिकार बनता है कि फर्म की पुस्तकें देख सकते हैं और उसके जांच सकते हैं और उसका नकल भी ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हमें लग रहा है कि स्क्रीन पे दिखेगा तो हम ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं। देखिए अब हम 1-2 पॉइंट और भी हैं, उनके डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए चलिए ये है आपका छठा पॉइंट। छठे पॉइंट के बारे में बात करें, साझेदार द्वारा फर्म के प्रति किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले, देखिएगा फिर से सुन लीजिएगा, साझेदार द्वारा फर्म के प्रति किए गए अतिरिक्त कार्य के बदले किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। नहीं, पारिश्रमिक में देखिए आप लिख सकते हैं
वेतन, कमीशन, बोनस आदि, वेतन, कमीशन, बोनस आदि नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि कोई भी अगर दिया जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया कि अगर कोई साझेदार, यदि कोई साझेदार फर्म के प्रति किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य करता है, उस कार्य के बदले में उस साझेदार को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, यानी कि न तो वेतन, न तो कमीशन, न तो बोनस, किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। क्लियर है। सातवें पॉइंट की बात करें, नए सभी साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। यह है आपके टोटल 7 पॉइंट्स जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होते हैं। ये नियम है, ध्यान रखिएगा। फिर से बता दें कि सातों के बारे में बात की तो जो सातवां पॉइंट, सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। इसका मतलब अगर मान लीजिए किसी साझेदारी व्यवसाय में 10 साझेदार हैं, और अगर उसमें से 10 लोग अगर तैयार होंगे तभी किसी 11वें की एंट्री होगी, नहीं तो अगर कोई 10 में से एक भी अगर मना करता है तो 11वें की एंट्री नहीं होगी। इसलिए यहां ध्यान रखिएगा, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में आता है, सभी साझेदारों की सहमति से। ध्यान रखिएगा, नए साझेदार का जो प्रवेश होगा वह सभी साझेदारों की सहमति से होगा। किसी एक या किसी 10, अगर 10 साझेदारों को 10 की सहमति चाहिए, अगर 40 है तो 40 क्या होना चाहिए, सहमत होने चाहिए, तब किसी नए साझेदार का प्रवेश होगा। क्लियर है। तो ये तो था साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, कल मैं टॉपिक डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में कि क्या क्या कैसे कैसे चलना है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं साझेदारों के खातों के बारे में। चलिए, साझेदारों के खातों के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा साझेदारी संलेख के न होने पर लागू होने वाले नियम बहुत अच्छे से। तो बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर सारे हम चैप्टर कंप्लीट करा देंगे इस वीडियो में। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, डिटेल में पढ़िएगा और पेपर को अच्छे से करके आइएगा। चलिए बात करते हैं साझेदारों के खाते। साझेदारों के खाते, तो मैंने बताया था साझेदारों के खाते क्या है। ध्यान दीजिएगा, साझेदारों के खाते का मतलब सीधे सीधे अर्थ है साझेदारों से संबंधित कितने खाते साझेदारी व्यवसाय में बनाए जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। देखिएगा, साझेदारों से संबंधित 3 खाते होते हैं। साझेदारों से संबंधित 3 खाते होते हैं। एक होता है पहला पूंजी खाता, दूसरा आहरण खाता और तीसरा ऋण खाता। यानी कि 3 खाते होते हैं जो साझेदारों से संबंधित होते हैं। देखिए, साझेदारों से संबंधित खाते और साझेदारी से संबंधित खाते, यानी फर्म के खाते, साझेदारों के खाते अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ साझेदारों के खाते बता रहे हैं, ना कि फर्म के खाते। जस्ट इसी के बाद हम बताएंगे फर्म के खाते। तो बात करते हैं साझेदारों के खाते के। देखिएगा, साझेदारों के खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार से साझेदारों का खाता खोला जाता है, यानी 3 खाते होते हैं। एक होता है पूंजी खाता, एक होता है आहरण खाता, एक होता है ऋण खाता। ध्यान दीजिएगा, आहरण और ऋण खाता अलग से खोलने का कोई विशेष कारण होता है, तभी हम आहरण और ऋण खाता अलग से खोलते हैं। चलिए, नहीं तो आहरण की लेखा जोखा आपको पता है कहाँ कर सकते हैं, नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। चलिए, ये है पूंजी खाता। देखिए, साझेदारी व्यवसाय में पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां हैं। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के पूंजी खाता बनाने की 2 विधियां हैं। पहला,
पहला आपका है अस्थाई पूंजी पद्धति। अस्थाई पूंजी पद्धति, देखिएगा अस्थाई पूंजी पद्धति ये आपका पहला विधि है। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। पूंजी पद्धति यानी कि दो मेथड हैं, आपको ध्यान रखिएगा। पूंजी खाता बनाने के संबंध में दो प्रकार की विधियां हैं। पहला आपका अस्थाई पूंजी पद्धति है, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है। तो अस्थाई पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अस्थाई पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं, एक होता है पूंजी खाता, और दूसरा होता है चालू खाता। यानी कि अगर बात करें तो ये पूंजी खाते का मतलब क्या होता है, यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। ध्यान से सुनिएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा होता है। किसका लेखा होता है? केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। किसका लेखा किया जाता है? केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। लेकिन चालू खाते में पूंजी के अलावा, मतलब पूंजी को छोड़कर पूंजी से संबंधित व्यवहार जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, यहां तक कि आहरण आदि का व्यवहार का लेखा किया जाता है। अब स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। किया जाता है, चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे है। चलिए मैं बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से कि अस्थाई पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। अस्थाई पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। पहला आपका खाता जो बनता है पूंजी खाता, और दूसरा खाता जो बनता है वो चालू खाता। ध्यान रखिएगा, पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, चाहे पूंजी लगाई गई हो चाहे पूंजी निकाली गई हो। इसका लेखा जोखा हम कहाँ करते हैं? पूंजी खाते में। और पूंजी खातों से संबंधित व्यवहार, यानी पूंजी को छोड़ देते हैं, पूंजी से संबंधित व्यवहार। जैसे पूंजी से संबंधित व्यवहार का मतलब क्या होता है? जिससे पूंजी बढ़ सकती है, जिससे पूंजी घट सकती है। जैसे जिससे पूंजी बढ़ने का मतलब पूंजी पर ब्याज से पूंजी बढ़ेगी, आहरण ब्याज से आहरण और आहरण ब्याज से पूंजी घटेगी, साझेदारों के वेतन से भी पूंजी बढ़ेगी घटेगी। तो ये साझेदारों को दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस से भी पूंजी क्या होती है? बढ़ती है। इसलिए तो ये पूंजी से संबंधित व्यवहार का मतलब पूंजी को बढ़ाने और घटाने वाली मदों के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है कि पूंजी को छोड़कर पूंजी से संबंधित व्यवहार, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, यहां तक कि साझेदारों को दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस आदि का लेखा कहां करते हैं? हम चालू खाते में करते हैं। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? तो अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति की बात करें तो इसमें केवल एक खाता बनाया जाता है, वो होता है क्या? पूंजी खाता। मतलब इसमें हम एक ही खाता बनाते हैं, वो क्या बनता है? पूंजी खाता बनता है। तो पूंजी खाते में इसमें जो एंट्री होती है, लेखा होता है, उसकी कंडीशन क्या है? तो लेखा होने की बात करें तो इसमें पूंजी प्लस पूंजी से संबंधित व्यवहार, पूंजी प्लस पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा, पूंजी और पूंजी संबंधित व्यवहारों का लेखा एक साथ किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि एक साथ किया जाता है। किसके बारे में बात हो रही है? यहां पर देखेंगे तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल एक खाता खोला जाता है, वो केवल क्या खोलते हैं हम? पूंजी खाता, जिसमें पूंजी भी लिखते हैं और पूंजी से संबंधित व्यवहार दोनों एक साथ लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूंजी भी लिखा जाता है
और पूंजी से संबंधित व्यवहार भी एक साथ लिखे जाते हैं। इसका मतलब है कि इस खाते में, इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक खाता बनता है, पूंजी खाता, यानी कि पूंजी प्लस पूंजी से संबंधित व्यवहार लेखा किया जाता है। और अस्थायी पूंजी पद्धति में दो, देखिए अस्थायी की जगह स्थिर भी कहीं लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, अस्थायी की जगह स्थिर भी लिखा रहता है। स्थिर पूंजी पद्धति, इस ध्यान रखिएगा, स्थिर भी होगा तब भी, इसको हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूंजी, अस्थायी पूंजी पद्धति में केवल, अस्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं। एक आपका पूंजी खाता जिसमें केवल पूंजी का लेखा किया जाता है, चाहे पूंजी लगाई गई हो चाहे पूंजी निकाली गई हो, और दूसरा है चालू खाता जिसमें पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा करते हैं, पूंजी का लेखा नहीं करते हैं। पूंजी से संबंधित व्यवहार का मतलब है पूंजी पर ब्याज, आहरण, आहरण ब्याज, साझेदारों को दिया गया वेतन, कमीशन, बोनस आदि का लेखा हम कहाँ करते हैं, चालू खाते में। क्लियर है? जनरल सामान्य संचय का भी लेखा हम करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो था साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आहरण खाता आप अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ आहरण भी दिखा दिया। देखिए, मैंने यहाँ आहरण तो दिखा दिया, लेकिन आहरण खाता अलग से भी खोला जाता है। क्यों हम आहरण खाता अलग से खोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 होती है और न्यूनतम साझेदारों की संख्या 2 होती है। जाहिर सी बात है कि अगर अधिकतम साझेदार अगर 2 होंगे, 50 होंगे, न्यूनतम अगर 2 होंगे, तो आप बताइए कि कम से कम अगर 2 साझेदार होते हैं तो अगर बारी बारी आहरण करें, हर महीने आहरण करें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम अगर उस आहरण की राशि बार बार हम चालू खाते में दिखाएंगे, जितनी बार वो निकालेगा उतनी बार हम दिखाएंगे। इस कंडीशन से क्या होगा, हमारा जो चालू खाता, आहरण खाता, चालू खाता जो बोलेगा थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, जिसको समझने में हमको कठिनाई होने लगेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम आहरण खाते को अलग से बना लेते हैं। आहरण खाते को जब अलग से बना लेते हैं तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है, जिसका जो शेष आता है, उसका जो शेष आता है, उसी शेष को डायरेक्ट हम या तो चालू खाते में या तो हम पूंजी खाते में क्या करते हैं, दर्शा दिया जाता है। क्लियर है? बात फिर से समझ लेते हैं, आहरण खाता क्यों अलग से बनाया जाता है। तो आहरण खाता अलग से बनाए जाने का कारण क्या है? क्योंकि कम से कम साझेदारों की संख्या 2 होती है साझेदारी व्यवसाय में, और अधिक से अधिक 50 होती है। अगर 2 भी साझेदार होते हैं साझेदारी व्यवसाय में कम से कम में, तो आप सोचिए कि अगर प्रत्येक महीने या हर बार आहरण करते हैं, एक साल में वो कई बार आहरण कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से जितनी बार वो आहरण करेंगे उतनी बार लेखा हमको कहां करने का, या तो चालू खाते में करना पड़ेगा या तो पूंजी खाते में करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, या तो पूंजी खाता या तो चालू खाता क्या होगा, समझने में हमको कठिनाई होने लगेगी। कठिनाई का मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको पता होगा, अकाउंट बनाते समय बता दिया जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए हम आहरण खाता अलग से बना लेते हैं। जब आहरण खाता अलग से बना दिया जाता है तो जाहिर सी बात है इसका जो बैलेंसिंग फिगर यानी शेष जो आएगा उसको डायरेक्ट हम या तो चालू खाते में या तो पूंजी खाते में क्या करते हैं, हस्तांतरित कर देते हैं। क्लियर है? इसलिए हम आहरण खाता अलग से बनाते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं ऋण खाते के बारे में। ऋण खाता अलग से क्यों बनाया जाता है? सुनिएगा ध्यान से। ऋण खाता बनाए जाने का कारण अलग से यह है कि क्योंकि कौन सा साझेदार कितने समय के लिए कितना रुपया हमको उधार दिया है, यहां तक कि उसको किस प्रकार हमको भुगतान करनी है। हमको का मतलब साझेदारी फर्म को। तो फर्म को अगर कोई साझेदार ऋण देता है तो ऋण के संबंध में वो क्या करते हैं, कितना ऋण फर्म ने साझेदार से लिया है और कब उसको चुकाना है, इसकी सारी डिटेल इस खाते में लिखी जाती है। भुगतान करने के संबंध में अगर कोई पूछे कि ऋण खाता अलग से क्यों बनाया जाता है, तो जब भी कभी भुगतान करने की तिथि के बारे में जाननी हो तो हम कहां जाना पड़ता है, ऋण खाते में। यानी कि साझेदार कम से कम 2 होते हैं, अधिक से अधिक 50 होते हैं। तो फर्म ने अगर कई सारे साझेदारों से अगर ऋण ले लिया है तो उस ऋण को एक जगह लिख देते हैं, कहां, ऋण खाते में, कि किस साझेदार को कब ऋण लिया, किस साझेदार से कब ऋण लिया गया और उसका कब उस ऋण का भुगतान कब किया जाना है। इसलिए उसको अलग से हम बनाते हैं, क्योंकि ये पेमेंट करने में क्या होगी, आसानी होगी, समझने में भी कि पेमेंट कितना कब करना है। क्लियर है? इसलिए हम ऋण खाते को क्या करते हैं, अलग से बनाते हैं। यहां समझ में आ गया, पूंजी खाता समझ में आ गया, आहरण खाता समझ में आ गया, अब ऋण खाता भी समझ में आ गया। क्लियर हो गया सारी बातें। अब हम बात करते हैं साझेदारों के, देखिएगा अब हम बात करेंगे फर्म के खातों के बारे में। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं फर्म के खातों के बारे में। चलिए, फर्म के खातों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यहां तक क्लियर हो गया। साझेदारों के खातों के बारे में डिस्कशन हो गई। अब हम चलते हैं फर्म के खातों में।
आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, पर आप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, फर्म के खाते मतलब साझेदारी फर्म के खाते। ध्यान दीजिएगा, साझेदारी फर्म के खातों का मतलब क्या है। देखिएगा, साझेदारी फर्म के खाते यानी साझेदारी फर्म में कितने खाते बनाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से। चलिए, खातों के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा, हम विवरण के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। किसके बारे में? विवरण के बारे में भी। तो साझेदारी फर्म के खातों में पहला खाता जो बनता है वो बनता है निर्माणी खाता। क्या बनता है? निर्माणी खाता। निर्माणी खाता तैयार किया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा खाता बनता है व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता, जिसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरा खाता आपका बनता है लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और चौथा खाता आपका बनता है लाभ हानि नियोजन खाता। नियोजन खाता तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। और लास्ट में जो बनता है वो बनता है आपका आर्थिक चिट्ठा। क्या बनता है? आर्थिक चिट्ठा। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट के बारे में बात हो रही है। चलिए, तो ये है आपके खाते, मतलब खाता और विवरण। ध्यान दीजिएगा। चलिए, बात करते हैं बारी बारी सबसे। तो अगर कोई पूछे साझेदारी फर्म में कितने खाते बनाए जाते हैं, तो 4 खाते, एक विवरण बनता है। लेकिन 3 बनता तो 3 ही है, लेकिन चौथे का नाम क्लियर जाता है। देखिएगा, साझेदारी व्यवसाय का क्षेत्र अगर उत्पादनकर्ता के रूप में होगा, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी फर्म का क्षेत्र अगर उत्पादनकर्ता के रूप में, स्वरूप के बारे में बात करें तो स्वरूप अगर उत्पादन से संबंधित होगा, तो निर्माण से संबंधित होगा, जाहिर सी बात है, तो हमको एक खाता और बनाना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं निर्माणी खाता। मतलब निर्माणी खातों से में क्या लिखा जाता है, इसे हम बोलते हैं कि कितना लागत, मतलब हम एक तरीके से निर्माण करने के संबंध में प्रयोग की जाने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं के बारे में, आना और जाने के बारे में एंट्री करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर ये तब बनता है जब साझेदारी व्यवसाय का स्वरूप उत्पादनकर्ता के रूप में होता है, यानी वो क्या करती है? प्रोडक्शन करती है, निर्माण करती है, तब हम इसको बनाते हैं, नहीं तो फिर नहीं बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक खाता। तो व्यापारिक खाता किस लिए बनाया जाता है? तो व्यापारिक खाता चाहे साझेदारी का स्वरूप, साझेदारी फर्म का स्वरूप कुछ भी होगा, लेकिन व्यापारिक खाता उसे बनाना होगा। और ध्यान दीजिएगा, व्यापारिक खाता किस लिए बनाता है? सकल लाभ, ध्यान रखिएगा, सकल लाभ और सकल हानि। ध्यान रखिएगा, सकल लाभ और सकल हानि। सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करने के लिए। क्या करने के लिए? सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करने के लिए। तो इनके लिए हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? व्यापारिक खाता। या फिर हम सकल लाभ सकल हानि को कुल लाभ कुल हानि भी बोल सकते हैं। तो कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात करने के लिए क्या बनाया जाता है? व्यापारिक खाता। और दूसरी बात करें, लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है? यानी अभी तो पता चल गया कि शुद्ध लाभ क्या निकालने के लिए? शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए। ध्यान रखिएगा, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए, यानी कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जानने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है? लाभ हानि खाता बनाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाना पड़ता है? ये क्या है? लाभ हानि साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य लाभ हानि, साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने, लाभ हानि को बांटने के लिए,
बांटने के लिए यह खाता बांटने के लिए बनाया जाता है, बांटने के लिए बनाया जाता है। यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनता है? यानी साझेदारों के मध्य लाभ हानि को वितरित करने के लिए या फिर साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। क्लियर है? आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाता है? व्यापार की यानी फर्म की आर्थिक स्थिति के बारे में, फर्म की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, ध्यान रखिएगा, जानकारी के लिए, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बनाया जाता है। क्या करते हैं? आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए बनाया जाता है। यानी कि बात करें कि आर्थिक चिट्ठा होता क्या है, तो किसी भी व्यवसायिक फर्म, किसी भी फर्म के दायित्व और संपत्ति का एक विवरण होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी दायित्व कितने हैं और आपकी संपत्ति कितनी है। इसका मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है व्यवसाय के आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बारे में हम कहाँ जानते हैं? आर्थिक चिट्ठे में। क्लियर हो गया? तो अब दे साझेदारी फर्म के खाते कितने हैं? निर्माणी खाता। अगर निर्माणी खाता तब बनाया जाएगा जब व्यवसाय का स्वरूप निर्माणी होगा, यानी कि निर्माण करने वाली होंगी तभी बनाया जाएगा। व्यापारिक खाता किस लिए बनाया जाता है? किसी भी व्यापार, ये निर्माणी हो चाहे बेचने खरीदने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यापारिक खाता बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों के मध्य लाभ हानि को बांटने के लिए, और आर्थिक चिट्ठा यानी कि वह स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी की प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? ये तो था साझेदारी फर्म के खातों के बारे में। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में, क्योंकि अभी जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे होंगे, एक चीज और हमको यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, साझेदारी देखिएगा प्रारूप के बारे में। क्लियर है? चलिए मिटा देते हैं। सबका हम बारी बारी डिटेल लेते हैं। देखिए फर्म के खाते, साझेदारी के खाते के बाद ही हमको बताना चाहिए था साझेदारी पूंजी खाते के प्रारूप के बारे में, ठीक ना। चलिए अब हम यहीं पे डिस्कशन कर लेते हैं साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप। 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 ध्यान रखिएगा, साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहली कंडीशन से देखिए, हम पहली कंडीशन के बारे में ध्यान रखें। साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारूप में पहली कंडीशन आपकी क्या है? तो पहली कंडीशन आपकी बनती क्या है, जिसमें हम बात करें स्थिर पूंजी पद्धति। स्थिर पूंजी पद्धति, ठीक, स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार। तो ये पहली कंडीशन आपकी बनेगी, स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार। अगर हम स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार अगर साझेदारों के पूंजी खाते का अगर प्रारूप तैयार करते हैं तो क्या कंडीशन होगी? तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या ऊपर, इंग्लिश में देखिए मैं बता रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज और, आपके सारे क्वेश्चन सब इंग्लिश में होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ध्यान रखिएगा, जितने साझेदार होंगे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी साझेदार होंगे, साझेदारों को क्या करना होगा? जितने भी साझेदार होंगे, देखिए मैं यहाँ पे तीन साझेदारों को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। जितने भी साझेदार होंगे सबका आपको एक अमाउंट का कॉलम बनाना पड़ेगा, एंट्री भी करनी होगी। चलिए ये है देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात हो रही है, वो भी किसके प्रारूप में? स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार साझेदारों के पूंजी खातों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे होगा पार्टिकुलर, ठीक, ये आपका अमाउंट। मान लेते हैं कि साझेदार कौन है? साझेदार है ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, जो भी आप मान लीजिए। तो अमाउंट ए के बारे में, अमाउंट बी के बारे में, अमाउंट सी के बारे में, फिर होगा क्या? पार्टिकुलर, फिर अमाउंट ए, अमाउंट बी, अमाउंट सी। ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड।
क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रारूप के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक चीज और जान लीजिएगा, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो स्थिर पूंजी पद्धति में अगर हम साझेदारों के पूंजी दो खाते बनाए जाते हैं, स्थिर पूंजी पद्धति में दो खाते बनाए जाते हैं, एक आपका बनाया जाता है पूंजी खाता, दूसरा आपका बनाया जाता है चालू खाता। ध्यान दीजिएगा, तो पूंजी खाते के बारे में बात करें तो यहां पर प्रारूप में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी क्या होता है, ब्रॉड डाउन का मतलब पिछला साल में जो पूंजी रही होगी उसको आगे ले जाने वाली बात हो रही है। तो ये बाई बैलेंस क्या होता है, बीडी हो जाता है। जो भी होगी आपको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार एक चीज और जान लीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई कैश लाया गया, कैश किस रूप में, कैपिटल के रूप में लाया गया, क्या लाया गया, कैपिटल। अब जो भी लाएगा उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। अगर कैश लाया गया तो किस रूप में लाया गया, कैपिटल के रूप में लाया गया, कोई लाया है तो वहां पे उसी प्रकार यहां पर टू का प्रयोग होगा। यहां पे टू कैपिटल टू कैश। यहां पर कैश किस लिए, कैपिटल विड्रॉ के लिए, कैपिटल विड्रॉ के बारे में, ठीक है। तो यहां पर कैश अकाउंट होगा, जो भी निकालेगा उसके बारे में होगी। उसके बाद क्या बनेगा, टू बैलेंस सीडी। कहां कंडीशन बनेगी, यहां पर देखिएगा, टू बैलेंस सीडी। ये क्या करेगा, ट्रांसफर टू बीएस, यानी कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही कैपिटल आपको कहां ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यही कैपिटल के बारे में बात हो रही है। क्लियर है। चलिए, तो ये कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट में बस केवल कैपिटल की एंट्री करनी होगी और कुछ भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, देखिए हम अब अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। अकाउंट क्लोज करते समय ध्यान रखिएगा, सारी बहुत डिटेल में ध्यान रखिएगा अकाउंट कैसे क्लोज होता है। तो अब बैलेंसिंग फिगर हमने कर लिया, बैलेंसिंग फिगर करने के बाद अकाउंट को क्लोज करने वाली बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं, देखिए अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमने कर लिया है। क्लियर। तो ये है आपका प्रारूप किसका, स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में। ध्यान रखिए, अब हम मिटा देते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। चलिए, प्रारूप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें सारा बस कॉलम वही रहेंगे, बस आइटम्स बदले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कॉलम वही रहेगा, बदलेगा क्या, बस आइटम। मतलब उसमें जो मदें लिखी जाएंगी बस वही बदलेंगी और कॉलम सब कुछ सेम रहेगा। चलिए, किसके बारे में बात हो रही है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में। करेंट अकाउंट, साझेदारों के चालू खाते के बारे में। साझेदारों का चालू खाते में क्या एंट्री होती है, तो पूंजी को छोड़कर, पूंजी छोड़ दीजिए, पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा होता है। यानी कि पूंजी में जो मदें पूंजी को घटाएंगी वो डेबिट होगा, जो पूंजी को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट होगा। किसके पूंजी के बारे में बात हो रही है, साझेदारों के पूंजी को बढ़ाने वाली मदें, साझेदारों की पूंजी को घटाने वाली मदें। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिएगा इसकी बैलेंसिंग फिगर की। तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो ये एक इसका देने, चालू खाते का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो या तो डेबिट हो सकता है या तो क्रेडिट, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो हम इधर भी लिखेंगे क्या, टू बैलेंस बीडी। ठीक ना, क्लियर है। हम टू बैलेंस बीडी यहां भी लिखेंगे क्योंकि उसका बैलेंसिंग फिगर हमको क्लियर नहीं है कि क्या हो सकता है। चालू खाते का बैलेंसिंग फिगर कभी क्लियर नहीं होता है कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। इसलिए हमको दोनों तरफ जब प्रारूप बनाते हैं तो दोनों तरफ हम लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर को। ध्यान रखिएगा, हम बैलेंसिंग फिगर को दोनों तरफ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो चालू खाते का बैलेंसिंग फिगर है वो क्लियर नहीं होता है कि वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं जोड़ी जाने वाली, मतलब जोड़ी जाने वाली मदों का मतलब है कि पूंजी को बढ़ाने वाली मदें। तो पूंजी को बढ़ाने वाली मदें की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन बनेगी आपको, तो बनाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पूंजी को क्या करेगी, बढ़ाएगी, उसकी एंट्री होगी। फिर तीसरी के बारे में बात करें तो ये होगा आपका पार्टनर्स सैलरी या और कमीशन और बोनस, इन सब के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे एंट्री होगी इसकी। ठीक है, उसी प्रकार जो भी चीज़ें होंगी यहाँ तक कि अभी तो बात नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे ये पीएल भी लिख लीजिएगा,
बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। अभी समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा लिख रहा है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन लिखने का मतलब है ये है कि अभी लाभानी खाते का जो लाभ होगा उससे भी क्या होती है, पूंजी बढ़ती है। यहाँ पे कंडीशन जब हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो प्रॉफिट की कंडीशन बनती है। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, टू ड्रॉविंग, ध्यान रखिएगा, टू ड्रॉविंग्स लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इसके बारे में बात होगी। फिर टू पीएल एप्रोप्रिएशन भी लिखेंगे। अब एप्रोप्रिएशन हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो लिखे जाएगा वो होगा क्या, लॉस की कंडीशन में। क्लियर है। तो ये है आपके साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर पूंजी पद्धति में चालू खातों के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, चालू खातों के बारे में बात हो रही है। तो अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। अब क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। उसके बाद यहां भी लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस सीडी। यह दोनों तरफ हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि चालू खाते का प्रारूप डेबिट या क्रेडिट दोनों प्रकार के बैलेंस दे सकता है, इसलिए हमको दोनों लिखना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम अमाउंट लिखेंगे तो वहां ज्यादा क्लियर होगा कि क्यों हम दोनों तरफ लिखते हैं, ठीक ना, वहां ज्यादा क्लियर होगा कि दोनों तरफ क्यों लिखा जाता है। जब क्वेश्चन कराने लगेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा दोनों तरफ लिखने का कारण। क्लियर है। चलिए देख लीजिए, नीचे दिक्कत नहीं रहा है ना, चलिए देख तो रहिए सारी चीजें। तो ये है आपके स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार पार्टनर्स करेंट अकाउंट के बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बता दिया गया, करंट अकाउंट के बारे में बता दिया गया। अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार। ध्यान रखिएगा, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार अगर हम अकाउंट बनाएं, देखिए स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार चला गया, तो अब हम चलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार। अब मिटा के तब बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा साफ साफ बनेगा। चलिए बात करते हैं स्थिर पूंजी पद्धति, सॉरी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार ठीक है। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार हम बनाते हैं साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए तो साझेदारों की देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि लेंदी हो जाएगा। चलिए तो जितने साझेदार होंगे, हम 3 साझेदार को लेके चल रहे हैं, 3 साझेदार होंगे, 3 अमाउंट के क्या होंगे, कॉलम होंगे। क्लियर है। 3 साझेदार होंगे तो 3 क्या होंगे, अमाउंट के कॉलम होंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए बारी बारी लिखते हुए चलेंगे। चलिए पहला होगा कॉलम पार्टिकुलर का, यह भी देखा है आपने, सारा कुछ सेम रहेगा, ए बी सी पार्टिकुलर ए बी और सी। चलिए तो अब हम बात करेंगे इधर डेबिट साइड के बारे में और उधर क्रेडिट साइड के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, अब सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर दोनों तब तो होगा नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई, इसमें भी देखिएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना जो भी आपका आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी लिखेंगे, नहीं यहाँ पे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई पार्टनर्स सैलरी, बोनस कमीशन। ठीक, इसकी एंट्री हो गई। फिर बाई पीएल एप्रोप्रिएशन,
इसकी एंट्री हो जाएगी बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। इनकी भी थी, मतलब रिजर्व के बारे में कुछ भी होगा सारी एंट्री होगी। यहाँ के बारे में बात करें तो सबसे पहले होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सारा। एक बार चेक कर लीजिएगा, बैलेंस बीडी है, फिर उसके बाद है, चलिए ठीक, चलिए क्लियर है। तो यहाँ एक अकाउंट आप और भी लिख सकते हैं, कैश। कैश अकाउंट क्या, जो भी अगर कोई पूंजी लाया होगा उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट की कंडीशन में है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं टू ड्रॉविंग्स के बारे में, जो यहाँ लिखा जाएगा। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इसके बारे में होगी, यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के बारे में। उसके बाद टू पीएल एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन के बारे में बात हो रही है वो किसके बारे में है, लॉस के बारे में, जो यहाँ एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। तो आपने क्या क्या लिखा ध्यान रखिएगा। तो अब ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे। तो टू लिखेंगे क्या, बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, बीडी तो आगे होगा सीडी, क्लियर है। सीडी हो जाएगा। तो अब हम दोनों तरफ का अमाउंट क्या करेंगे, इक्वल कर लेते हैं। हालांकि अमाउंट तो है नहीं, बस ऐसे ही बस प्रोफार्मा तैयार कर लिया। चलिए, ये तो था आपका, चलिए बन गया आपका। ये है आपके, ध्यान रखिएगा, ये जो बनाए हैं हम लोग, ये क्या है, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्लियर। चलिए, तो इसमें आपने देखा कि पूंजी के साथ साथ पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा एक साथ किया जा रहा है। यानी कि देखिए, बैलेंस बीडी ये पूंजी के संबंध में है, कैश ये पूंजी लाई गई के संबंध में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट की कंडीशन में। यानी कि तो पूंजी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी साझेदारों का पूंजी खाता, जिसमें पूंजी के साथ साथ पूंजी से संबंधित व्यवहारों का लेखा एक साथ किया जाता है, क्लियर है। चलिए, परफॉर्मा समझ में आ गया होगा, एक बार चेक कर लें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं। चलिए, अभी हम आज की वीडियो में बस इतना तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी मिलेंगे तो लाभ हानि, मतलब लाभ हानि नियोजन खाते के प्रारूप के बारे में, उनके मदों के बारे में बात किया जाएगा। फिर आहार और ब्याज की गणना की विधियों के बारे में बात किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अब कमेंट के माध्यम से वीडियो के सुझाव के बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।